हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 238 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 239 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को और ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये किस प्रकार से देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाटकर विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देकर राष्ट्र की मजबूती व एकता का महत्वपूर्ण कारक बन सकती है, विवेचना करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार की एक पहल है जिसमें विभिन्न राज्यों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कोई राज्य अपनी सांस्कृतिक एवं पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए किसी अन्य राज्य को चुनेगा तथा दोनों राज्यों के मध्य अंतःक्रिया बढ़ाई जाएगी। इस आदान प्रदान के माध्यम से परिकल्पना की गई है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृत, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से एक दूसरे के बीच समझ और लगाव को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके संगीत, नाटक, भोजन, इतिहास, भाषा, पर्यटन और लोगों के बीच समरसता बढ़ाने के अन्य तरीकों को अपनाकर देश में व्याप्त अंतर विरोधी तत्वों के आपसी टकराव को रोकने में मदद मिलेगी। ये योजना महान व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर शुरू की गई, जिसकी विशेषताएं निम्न हैं। ये पहल राज्य व केंद्र की साझा परिकल्पना है जो कि विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि भारत की एकता की गुणवत्ता को सुधारने के लिए की गई पहल है। इसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए mygovernment.in के माध्यम से आमजन मीडिया में बड़ी की मात्रा आएगी, मीडिया, सोशल ग्रुप आदि को सरकार द्वारा जुड़ने का निवेदन किया गया है। इसके तहत हरियाणा व तमिलनाडु जैसे राज्यों की संस्कृति को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः नए भारत को गढ़ने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, जिसमें विकास का समरूप मॉडल देश को मिला है। अतः आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम विश्व को संदेश देंगे कि अनेकता में एकता ही भारत की अनूठी विशेषता है वर्ड भी आप लिखिए। क्लियर। काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है आपने। खासतौर पर भाषा में कई सारे सुधार किए, भाषा के कुछ अच्छे शब्दों को आपने अपनाया, जैसे समरसता, जो कि वास्तव में ऐसे टॉपिक्स पर समरसता वर्ड आना चाहिए। अखंडता जैसे आपने वर्ड यहाँ पे अपनाया, साथ ही यहाँ पे प्रथाओं वर्ड अपनाया, परंपराओं वर्ड अपनाया, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना, वास्तव में ये वर्ड ही आपके उत्तर में सौंदर्य का बोध कराते हैं। इसलिए ऐसे वर्डों को हमें लिखना चाहिए, खासतौर पर जब हम ऐसे टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाते हैं। और यहाँ पे एक जो ये वर्ड आपका आया पिरोना एक सूत्र में, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, क्योंकि ये हम मान कर चलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न बिखरे हुए मोतियों की एक माला है, और जिसको हम एक धागे में पिरो कर रखे हुए हैं, वही वास्तव में हमारी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए हुए। क्लियर। तो ये चीज़ें आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे आपने एक वर्ड और लिखा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हाँ, साझी परिकल्पना। ये परिकल्पना वर्ड काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे वर्ड आप लोग अलग से लिख लिया करिए कॉपी में। जैसे यहाँ पे आपने ऊपर परिकल्पना यूज किया, यहाँ संकल्पना यूज किया। ये वर्ड आपको एक तरीके से ये मानकर चलिए, अगर आपकी भाषा बिखर रही है ना, तो उसे एक तरीके से कंप्लीट कर देता है। जैसे आप लोग जब खाना बनाते होंगे, और खाना बनाते वक्त अगर मान लीजिए आपने कोई भी मसाला ऊपर नीचे करके डाल दिया, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, और आपके किचन में अगर किचन किंग मसाला है, तो उससे उस सब्जी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि किचन किंग की यही खूबी होती है कि वो सारे मसालों की जगह अपना एक अलग रोल प्ले कर लेता है। क्लियर। किचन किंग इसलिए उसका नाम होता है। तो ये शब्द वास्तव में एक तरीके से किचन किंग का काम करते हैं। ठीक है, कि आप वहाँ पे इसको डाल देंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर मेरे उत्तर में कोई कमी नहीं है? है कमी। पहली तो कमी ये है, जो मैंने ऑलरेडी आपको शायद पिछले आंसर में बताया था, कि आप या तो ये लाइनें पहले खींच लेते हैं,
या तो इन लाइनों को बाद में खींचते हैं, या तो आप इन लोगों को पता नहीं इतना दबाव में इस तरफ क्यों लिखते हैं। आप यहाँ से लिखा करें, इस जगह से, क्लियर। क्योंकि नहीं तो ऐसे एग्जामिनर को लगेगा कि भाई साहब ये जगह आप किसके लिए छोड़ रहे हैं। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 1-2 वर्ड और फिट कर दें, बिल्कुल भी नहीं। आपके ये वर्ड काफ़ी हैं, 7 वर्ड एक लाइन में होने चाहिए, ये ठीक हैं। तो आप इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें, क्लियर। और न केवल जगह आप सामने को छोड़ें बल्कि नीचे को भी छोड़ कर रखें, क्लियर। ये बातें हो गई। अब प्रश्न उठता है कि सर उत्तर कैसे लिखें। तो आप यहाँ पे जैसा लिखा है अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा मतलब होता है कि हम आपको बेहतर से और बेहतर बनाएं। तो जो प्रश्न दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता की दिशा में, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि अपने ही उत्तर की इस पैरा की लाइन को यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और जब यहाँ से शुरू करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में ये आ जाएगा कि अच्छा ये बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पे मनाया जाता है, और राष्ट्रीय एकता दिवस पर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की गई, और इसी के समय पे संकल्प से सिद्धि का प्रोग्राम चलाया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत परिकल्पना में विभिन्न राज्यों का इंटीग्रेशन किया गया, मतलब आपस में उनका अंतर संबंध किया गया। इसी को देखते हुए पर्यटन पर्व, भारत पर्व और अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न टूरिज्म सर्किट्स को प्रमोट किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहकारी संघवाद के कॉन्सेप्ट को लाया। ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। हुआ क्या है, अभी आपने क्या किया उत्तर में ना, इस लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो इस लाइन को एक्सप्लेन आप करें, बट इस लाइन को आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को केंद्र में रख कर करें, और न केवल इंडियन पॉलिटी को इसमें मेंशन करें, इंडियन गवर्नेंस को बल्कि इसमें मेंशन करें, और साथ ही इसमें आप एक तरीके से कल्चर को भी मिक्स कर दें। जैसे आपने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है भोजन के बारे में, नाटक के बारे में, संगीत के बारे में, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो जाती है कि आपने जो ये लाइन यहाँ पे लिख दी है, ठीक, आप चाहते तो इस चीज़ को यहाँ पे मर्ज कर देते, भाषा, संस्कृत, परंपरा और प्रथा ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देते कि हाँ इन सबको हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपकी वर्ड लिमिट बच जाती और एक्सप्लेन इतना नहीं करना पड़ता। खैर अभी तो आप आंसर राइटिंग शुरू ही किए हैं, तो उस हिसाब से आपने तो काफ़ी बेहतर लिखा। देखिए मैं जब आप लोगों का आंसर चेक करता हूँ ना कि आप लोग आंसर लिखे हो और फिर उसके बाद मैं कमियाँ बताता हूँ, तो ये मानकर बिल्कुल भी मत चला करिए कि आपने जो आंसर लिखा वो गलत है। इसीलिए आप हमेशा देखिएगा, कई बार कई अभ्यर्थियों ने हमसे कहा है कि सर आप नंबर दे दिया करिए कि 250 शब्दों का एक प्रश्न है, 20 नंबर का हम मानकर चलते हैं, तो आप इसमें नंबर दिया करिए। देखिए नंबर देना एक तरीके से ना अभ्यर्थी का सही से मूल्यांकन ना कर पाना होता है। हम कौन होते हैं भाई नंबर देने वाले? नंबर देने वाली यूपीएससी है, ठीक है। और यूपीएससी किस हिसाब से नंबर देती है हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, हम आपको नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि जिस दिन आपका नंबर इसमें 15, 14, 20 में मिल जाए ना, वो दिन हमारे लिए बेहतर होगा। भाई मान लीजिए सपोज कीजिए जो टेस्ट सीरीज वाले होते हैं ना, वो क्यों नंबर 10 देते हैं, मैक्सिमम 11 दे देंगे, हाईएस्ट 12 दे देंगे, और 12 दे देंगे तो ऐसा समझेंगे जैसे बहुत अच्छा आपने लिख दिया, जबकि सच में 12 ना तो वो उनको देना चाहिए, ठीक है, और ना ही उनको 12 के हिसाब से जांच करने की क्षमता का पता होता है, क्योंकि एक एक लाइन आपकी काउंट होती है यूपीएससी में। यूपीएससी की कॉपियाँ आप यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या स्कूलिंग बोर्ड की कॉपियों के हिसाब से मत समझिए। उस कॉपी को चेक करने वाले जो लोग होते हैं वो उत्तर के हिसाब से आपकी कॉपी नहीं चेक करते कि आपने उसमें सूचना का संग्रह कितना किया है। वो आपकी कॉपी चेक करते हैं आपके अंदर क्या चल रहा था जब आप उत्तर लिख रहे थे। जैसे मैंने इनका उत्तर जब पढ़ा तो इससे दो चीज़ें मुझे लग गई कि एक तो ये भारत की इंटीग्रिटी के प्रति काफ़ी सक्षम पर्सन है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि ये भारत की एकता और प्रभुता के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आया जो ये दर्शा रहा हो कि ये भारत के विभाजन में या भारत के विरोध में कोई बात लिखना चाहते हो या भारत के विरोध में कोई बात अपनी कहना चाहते हो। ऐसा नहीं कहा इन्होंने कहीं पे,
यानी कि हर एक चीज़ इनके इस आंसर से इनका व्यक्तित्व झलक रहा है, वही यूपीएससी करती है। तो इसलिए आप लोग नंबर के बारे में हमसे कभी मत कहें, हम आपको कभी भी नंबर नहीं देंगे। जब हम टेस्ट सीरीज भी आपकी लेंगे ना तो भी नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आपको परफेक्ट बनाना, और इतना परफेक्ट बनाना कि वो जिस दिन आप मंच पे खड़े हो ना उस दिन बस आप मुझसे ये कहें कि सर मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, ठीक है ना। तो वो चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे और आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप राष्ट्रीय एकता दिवस से शुरू करें, और राष्ट्रीय एकता दिवस से बताते हुए अपनी बातों को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को, उसकी परिकल्पना को, उसकी समरसता को, उसके विचारों को बता दीजिए, ठीक। और बताते ही वक्त यहाँ पे आप ये भी बता दीजिए, अगर आप चाहें तो, मतलब मेरा ये मानना है, अगर आप चाहें तो, कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों की गठन हुई, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, उसके बाद से राज्यों के विखंडन की परंपरा अधिकाधिक शुरू हो गई और क्षेत्रवाद की संकल्पना भावी होने लगी। क्षेत्रवाद की जो संकल्पना जब भावी होने लगी, भावी या हावी होने लगी, तो इसी क्षेत्रवादी मानसिकता को तोड़ने के लिए और भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक उत्प्रेरक प्रोग्राम के रूप में साबित हुआ। इसने न केवल राज्यों के अंतर संबंधों को मधुर बनाने का प्रयत्न किया, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनकी परंपरा, उनकी प्रथाओं को एक दूसरे नागरिकों में अंतर्ग्रंथित करने का भी प्रयत्न किया। ये जो प्रयत्न था सकारात्मक के साथ साथ भावी भविष्य की संकल्पना पर भी आधारित था कि आखिरकार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम देश के युग पुरुषों को क्या दें। वास्तव में अब ये लाइन मैं यूज कर रहा हूँ एक अभ्यर्थी की, अपने ही ग्रुप में लिखकर आंसर भेजा था, तो इसलिए मैंने उन्हीं का आंसर की लाइन यूज कर रहा हूँ। उन्होंने लाइन बताई थी, बड़ी अच्छी लाइन थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें, या आप लिख सकते हो कि हमारे युग पुरुषों ने हमें एक भारत दिया था, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रेष्ठ भारत दें। क्लियर, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे एक और डायमेंशन डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोविड-19 के पेंडेमिक को, है ना, कि अब यहाँ पे एक दूसरा डायमेंशन कैसे डालेंगे। देखो होता क्या है ना कि जब आप थोड़ा सा मीठे में थोड़ा सा जायकेदार कोई चीज़ डाल देते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। जैसे आप इस उत्तर को एक सेकेंड वे दे सकते हो, ये तो हो गया आपने पूरा पॉजिटिव वे में डाल दिया। यहाँ पे आप निगेटिव इम्पैक्ट भी ये कर सकते हो कि हाल ही में कोविड-19 की सिचुएशन में राज्यों ने किस तरीके से अपने अपने क्षेत्रवाद को प्रमोट करने के लिए जो परंपरा अपनाई, खास तौर पर लॉकडाउन की, कि यहाँ से कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का हमारे यहाँ ना आए, या हमारे यहाँ का व्यक्ति कहीं दूसरे राज्य में ना जाए। यहाँ तक कि कई राज्यों ने तो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अभिमान कर लिया, ब्रैकेट में डाल दो केरल और कर्नाटक इशू, ठीक है, अभिमान कर लिया और दूसरे राज्यों के नागरिकों को अपने यहाँ आने से रोक दिया, जो कि कहीं ना कहीं एक भारत और श्रेष्ठ भारत संकल्पना के प्रतिकूल है। इस वर्ड का यूज करना, प्रतिकूल है। अब यहाँ पे एक और काम करना, जब आपने ये लाइन लिख दी, अतः न केवल सरकार को, न केवल आम जन को, बल्कि प्रशासन में बैठे उन सभी भावी अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के प्रोग्राम को केवल किताबों में, केवल उसे पोर्टल के माध्यम से या केवल एक योजना के माध्यम से क्रियान्वित न करके उन्हें वास्तविक धरातल पर भी क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तो ऐसी समस्याओं को वो दूर करने का प्रयत्न करें, ताकि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक अपने आप को ये समझ सके कि वो वास्तव में किसी एक राज्य या किसी एक क्षेत्र की प्रतिलिपि ना होकर, बल्कि पूरे अखंड भारत की एक क्या है, छवि है। आप ऐसे लिख सकते हैं तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप जितना इसे और क्रिएटिव बना सकते हैं उतना बनाइए, ठीक है, उससे आपका उत्तर और मज़ेदार बनता है। आपने सोचिए कि आपने यहाँ पे अगर नक्सलवाद की बातें यहाँ पे डाल दी, आप यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद की अगर बातें डाल दी, आप यहाँ पे जो आज अलग अलग क्षेत्रों की मांग चल रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, कर्नाटक कन्नड़ प्रदेश की मांग कर रहा, तमिल
क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बिखर रहे हैं मोती, इन बिखरते हुए मोती को एकता के सूत्र में पिरोने का काम है वर्तमान सरकार का। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे भी शुरू कर सकते हो कि विभिन्न या आज़ादी के बाद के कई वर्षों में, ऐसे लिखना हमेशा। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस आती है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के निर्माण की संकल्पना को लेकर कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों में मतभेद था कि क्या भारत वास्तव में इतनी विविधताओं वाला देश, इतनी सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश क्या आगे एक रह पाएगा। इसी चीज को लेकर हमारे देश के भावी उस समय के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की नींव रखी, जो कि वास्तव में भाषाई आधार पर विखंडन को तो प्रेरित किया, लेकिन उनके इंटीग्रेशन को हमेशा एक ही बनाए रखा। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्तमान सरकार ने भी, अब यहाँ पे सरकार का समर्थन आपको मिल जाएगा कि वर्तमान सरकार ने भी उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, ताकि विभिन्न राज्यों में बढ़ती हुई क्षेत्रवाद की मांगे और उनकी उग्र राष्ट्रवादी की नीतियां और उनकी नागरिकों के अंदर महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति को रोका जा सके और एक राज्य की दूसरे राज्य के प्रति समरसता को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही वहां पर निवास करने वाले लोगों के मन में सहिष्णुता के भाव को प्रचारित किया जा सके, ताकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिस न्यू इंडिया के विजन की संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्पना को पूर्ण कर सकें और भारत के सभी क्षेत्रों में एक समरूप विकास कर सकें, ताकि हम पेरिस क्लाइमेट में किए गए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कमिटमेंट को भी फुलफिल कर सकें। आप ये डायमेंशन भी डाल सकते हो। आप इसमें एक डायमेंशन और डाल सकते हो कि इससे न केवल भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, बल्कि भारत इससे आगे चलकर एक तरीके की नई गाथा लिख सकता है, जो कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकती है। क्योंकि प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपराओं की धरोहरों से सुसज्जित ये देश आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। यहाँ पर ना जाने कितनी संस्कृतियाँ आईं और कितनी इसमें मिल गईं, लेकिन फिर भी आज भारत अपनी भारतीयता का पोषक बना हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको ना आप कितने भी डायमेंशन में डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक डायमेंशन की जगह अगर इसमें 2-3 डायमेंशन हो जाएं। जैसे अभी आप वाले में क्या है कि एक डायमेंशन लिख रहा है, जो बातें यहाँ पे लिख दी गई उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पे नक्सलवाद वगैरह इन बातों को डाल दें थोड़ा सा। ठीक है, और जब इन चीज़ों को डाल देंगे तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे एक काम और किया करिए, जैसे आपने यहाँ पे विविधता में एकता की बात की है और फिर लास्ट में जाते जाते आपने फिर वही विविधता में एकता की बात की है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मत किया करिए, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा आपने कुछ तो नया किया ही नहीं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई बेहतरीन क्यूटो डाल सकते हैं यहाँ पे भारत के संदर्भ में। ठीक है ना, कि आप यहाँ पे एक तरीके से डाल सकते हैं, जो कि हालांकि मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि हाँ, जैसे आप अरविंद घोष का स्टेटमेंट डाल सकते हैं। खासतौर पर स्मृति ईरानी जी काफ़ी बार ये कहती रहती हैं कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। हालांकि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, न भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ना ही ये कोई एक भौगोलिक आकृति है। ये परंपराओं और सदियों से कई प्रकार की प्रथाओं का एक परिणाम है। ये उन युग ऋषियों, उन तपस्वियों का परिणाम है जिन्होंने इसे सिंचित किया है अपने अथक प्रयासों से। आप लिख सकते हो कि ये बुद्ध की धरती है, आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब कुछ भी करके आप इसको बेहतरीन बना सकते हो, लेकिन जो लाइन आपने पहले लिख दी है उसे दोबारा मत लिखें, क्योंकि दोबारा लिखने से क्या होता है ना, चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। आप यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख कर सकते हो, खास तौर पे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण पर जाते हैं तो वो हमेशा 135 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। वो किसी राज्य, किसी सरकार और किसी क्षेत्र की बात न करके बल्कि भारत के भावी संकल्पना की बात करते हैं, जिसमें 135 करोड़ लोगों के लोक सेवक होने की बात निहित होती है। आप ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हो। सॉरी, लोक सेवक बोल गया, प्रधान सेवक। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि सारे डायमेंशन आ जाएंगे, IR आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाएगी, कल्चर आ जाएगा, पर्यटन पर्व, भारत पर्व तो मैंने बोल ही दिया। तो इन इतने पॉइंट्स में से छांटो उनको और बेहतरीन करके कहानी गढ़ दो। और वैसे भी तो आपने लिखा ही है कि
भारत एक सूत्र में पिरोया गया है, तो मेरी ही इन सभी बातों को एक सूत्र में पिरो दो। क्लियर? उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी बेहतरीन मिला होगा, बल्कि आप ये भी समझ गए होंगे कि इसमें हम कितने प्रकार के डायमेंशन डाल सकते हैं, और साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि अपने उत्तर की लेखनी को कैसे अपनी चाकरी बना सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।